अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस्लामियात के लेक्चर्स की कंप्लीशन के बाद मैंने करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स हैं उनको प्रिपेयर किया है ताकि आप लोग जो हैं जो ग्लोबली इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू बना सकें या अपना एनालिसिस कर सकें वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। मेरा इरादा नहीं था करंट अफेयर्स के लेक्चर स्टार्ट करने का इस्लामियात की सीरीज के बाद। आई वाज होपिंग कि आप लोगों की न्यूज़पेपर के पढ़ने की जो सलाहियत है वो अच्छी होगी, बट मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे गुजारिश की कि आप जो करंट अफेयर हैं उनको प्रिपेयर कराएं ताकि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हमें टॉपिक्स के बैकग्राउंड और उनको एनालाइज करने का अच्छा मौका मिल सके या उनको अच्छे तरीके से हम एनालाइज कर सके। अगर हम करंट अफेयर्स के सिलेबस को देखें तो एग्जामिनर ने करंट अफेयर के सिलेबस को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट वन है वो है रिलेटेड टू पाकिस्तान, जिसमें हमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल, रिलीजन और बहुत सारी जो चीज़ें हैं या जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनको हमें कवर करना है। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें पाकिस्तान के रिलेशंस विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, विद सम वेस्टर्न कंट्रीज एंड विद सम मुस्लिम कंट्रीज, उनको एनालाइज करना है। और जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जिनका नॉलेज स्टूडेंट के पास बिल्कुल कम होता है। तो फिलहाल मैं जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान उनको कवर नहीं करवा रहा, क्योंकि वो आप किसी न किसी तरीके न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़ के इजीली उनको कंप्रीहेंड कर सकते हैं। इन लेक्चर्स को कुछ टाइम बाद जो है वो कवर करवाऊंगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं वो महीने 2-4 के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होगी कि जो पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी इश्यूज हों या पाकिस्तान के रिलेशंस विद अदर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन उनको 10-15 वीडियोस में लास्ट में मैं कवर करवा दूं, क्योंकि हमारे जो सीएसएस के पेपर्स होते हैं वो आई थिंक नवंबर या अक्टूबर में बना दिए जाते हैं। तो उससे पहले के जितने भी इश्यूज होंगे या जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी उनको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 पर, जिसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें क्लियर करने हैं और जो पेपर है मोस्टली इन्हीं कंसेप्ट्स में से आता है। 3 से 4 या 5 क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं टॉपिक से बन के आता है। एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस को थोड़ा मोल्ड कर देता है, बट अगर आपने अच्छे तरीके से बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया हुआ हो और साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ हो, देन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी उन टॉपिक्स को या उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं इनको अच्छे तरीके से कवर करवा सकूं, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हैं तो इनमें हमें बहुत ज़्यादा या मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर या बुक या कोई और मैगजीन जो है जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका जो करंट अफेयर है या पाकिस्तान अफेयर है वो ऑलरेडी आपका प्रिपेयर हो रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ी सी वर्ल्ड ऑर्डर की हिस्ट्री बताऊंगा कि दुनिया में कितने वर्ल्ड ऑर्डर आए, कितने चेंज हुए, अब कौन सा चल रहा है और आगे कौन सा कंट्री जो है या कौन सा रीजन जो है वो अपना वर्ल्ड ऑर्डर इम्पोज करने का हुआ है। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। वर्ल्ड ऑर्डर की ये आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं। मैंने ये हेनरी किसिंजर की जो बुक है वर्ल्ड ऑर्डर वहां से ही इसकी जो वर्ल्ड ऑर्डर की डेफिनेशन है उसको कॉपी किया है। The world order describes the concept held by a region or civilization about the nature of just arrangement and distribution of power thought to be an applicable to the entire world। अच्छा जी, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे होता है या वर्ल्ड ऑर्डर कौन बनाता है? एक रीजन होता है या जो सिविलाइजेशन होती है वो अपने कुछ वैल्यूज, नॉर्म्स या अपने रहने के आदात तरीके अपने आप को गवर्न करने के लिए, उनके सोशल ऑर्डर के लिए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए वो कुछ ऑर्डर्स तरतीब देते हैं। कोई भी रीजन है या कोई भी सिविलाइजेशन है वो अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको मेंटेन करते हैं या तरतीब देते हैं। देन वो आहिस्ता आहिस्ता वो अप्लाई होता जाता है और जो दूसरे कल्चर्स होते हैं, जो सिविलाइजेशन होते हैं या दूसरे रीजन उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वीक सिविलाइजेशन होती हैं या वीक रीजन होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट
सिविलाइजेशन और रीजन्स होते हैं वो उन पर इम्पोज कर देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता एक ग्लोबल ऑर्डर की शक्ल में आ जाता है। तो जी देखते हैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर देने के लिए ये ज़रूरी है कि जो स्टेट्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो अगर सेंट्रली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे या उनकी जो अथॉरिटी होगी वो हैप हैज़र्ड होगी, देन वो किस तरह सस्टेन कर सकेंगी अपने जो उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर दिया होता है उनको। तो हमेशा हमने देखा कि जो स्टेट्स जिनकी सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो बड़ी कोहेसिव रही है या वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है, तो उन्हीं के जो वर्ल्ड ऑर्डर हैं वो सस्टेन किए हैं। और जहाँ पे वीक रूलर्स रहे हैं या वीक स्टेट्स रही हैं, वो कभी भी अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लाई नहीं कर पाई। अगर हम आज की एग्जांपल लें, चाइना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है जिसकी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो बहुत कोहेसिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम साथ ही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो एक हैप हैज़र्ड कंट्री है, वहाँ के जो रूलर्स हैं या वहाँ की जो स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी चीज़ की बात जो है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री में अनातोल लेवन ने भी कहा है कि पाकिस्तान को जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे तो उन्होंने एक टॉपिक में लिखा है पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो स्ट्रॉन्ग है बट जो स्टेट है वो वीक है। स्ट्रॉन्ग स्टेट वीक सोसाइटी, तो उन्होंने भी इसी चीज़ का अहवाल बयान किया है। तो अगर देखा जाए तो जो चाइना है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अगले आने वाले सालों में अपना जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए। जो चाइना और इस्लाम का ऑर्डर है उसमें जो हेनरी किसिंजर हैं, ये मैं उन्हीं की बुक को ही कोट कर रहा हूँ। थोड़ी सी आपके लिए इंट्रोडक्शन मैं बना रहा हूँ या थोड़ा सा आपके लिए मैं एक कंटेक्चुअलाइजेशन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, नॉलेज हो। जो प्रॉपर लेक्चर है वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड जो चाइना यूएस की राइवलरी है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से उसको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो जो चाइना और इस्लाम के अगर हम ऑर्डर को देखें, हेनरी किसिंजर साहब लिखते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल डायनेस्टीज आई हैं इन दोनों सिविलाइजेशंस में, तो जो भी सक्सेसिव डायनेस्टी होती थी वो आके ये कहती थी कि हम जो हैं जो हिस्ट्री है उसको दोबारा रिपीट करेंगे। मतलब हिस्ट्री में जो हमारी ग्लोरिफिकेशन थी, जो हमारा मर्तबा था, हम उसको दोबारा रिस्टोर करेंगे जो कि हैड फॉलन इनटू डिस्पेयर, जो कि बिल्कुल खराब हो चुका है या जिसकी बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। तो वो लिखते हैं कि यूरोप में कोई भी ऐसा जो एवोल्यूशन है वो कभी नहीं हुआ कि एक कोई नई डायनेस्टी आई है और उसने हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश की है, क्योंकि हिस्ट्री जो है चाइना और इस्लाम में जब भी कोई डायनेस्टी आई है तो वो हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करने की बात करते हैं या हिस्ट्री को रिपीट करने की बात करते हैं, लेकिन यूरोप में कोई ऐसी एवोल्यूशन जो है वो नहीं हुई। देन यूरोपियन ऑर्डर को अगर हम देखें तो वो लिखते हैं कि विद द एंड ऑफ रोमन रूल प्लूरलिज्म बिकेम द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोपियन ऑर्डर। कि जो यूरोपियन ऑर्डर है उसकी जो सबसे बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि वो दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशंस थी उस टाइम पे या जितने भी रीजन्स थे उस टाइम पे उनके साथ वो को एग्जिस्टेंस में रही थी। इस वजह से जो हेनरी किसिंजर साहब हैं वो जो यूरोपियन ऑर्डर है अगर आप उनकी बुक पढ़ें तो उसको वो बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, और जो चाइना है या इस्लाम है या जो दूसरे सिविलाइजेशंस हैं उनको वो बड़ा डेस्परेट लफ्जों में बयान करते हैं। अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें ब्रिटिश रूल में नज़र आता है। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो अपने अरूज पर था, देन ब्रिटेन जो है उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ओवरसीज लैंड पर कब्जा करना शुरू कर दिया और वहाँ पे कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी। अब वो जो कॉलोनीज थी, जिस तरह हम लोग भी ब्रिटेन की कॉलोनी थे, तो उन्होंने अपने ऑर्डर जो है वो देने शुरू किए कि इकोनॉमिकली हमने कैसे चलना है, पॉलिटिकली हमें क्या गेन करना है और मिलिट्री हमने अपने कैसे डेवलप करनी है। तो देखा जाए क्योंकि ब्रिटिश जो है उनके पास हमेशा से ही डेमोक्रेसी रही है, तो उन्होंने भी जब भी यहाँ पर आए तो उन्होंने डेमोक्रेसी को ही चूज किया। देन एक और है पैक्स रोमानिया। पैक्स रोमानिया मीन्स रोमन पीस रेफर टू द टाइम पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 years when Roman Empire saw unprecedented peace and prosperity which spanned from England in the north to Morocco। अच्छा जी, देन ये उससे पहले की बात हो रही है, ये रोमन पीरियड की ही बात हो रही है क्योंकि जो रोमन एम्पायर था उसने सस्टेन किया 200 years। तो जो उसका स्कोप था वो
नॉर्थ में इंग्लैंड तक था, साउथ में मोरक्को तक था और ईस्ट में ईरान तक था। तो ड्यूरिंग पैक्स रोमानिया रोमन एम्पायर रीच इट्स पीक in terms of land area and its population fell to an estimated 70 मिलियन। तो जी ये इतना बड़ा अंपायर बन गया कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 7 करोड़ के करीब पहुंच गई। देन हमें 1648 में एक कंट्रैक्ट की सूरत में एक वर्ल्ड ऑर्डर मिला जिसको पीस ऑफ वेस्टफेलिया का नाम दिया गया। तो जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया था उसने भी मोस्टली जो यूरोप था उसमें एक ऑर्डर जारी किया या उसने एक ऑर्डर दिया कि आज से जो तमाम स्टेट्स होंगी वो सॉवरन होंगी, तमाम स्टेट्स जो हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो डिफाइन होंगी। देन सेक्युलरिज्म होगा कि जो स्टेट होगी वहाँ पर रिलीजन का कोई भी किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होगी। और देन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसको डिप्लोमेसी के थ्रू हल किया जाएगा। तो ये एक ऑर्डर था, ये मोस्टली बल्कि जनरली ये यूरोपियन स्टेट्स के लिए ही था कि उन्होंने डिमार्केशन करनी थी बाउंड्री की, सोवरेनिटी को एम्पावर करना था सेक्युलरिज्म और डिप्लोमेसी के थ्रू देन उन्हें अपने कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने थे। तो ये चार मेन जो फीचर्स थे वो वेस्टफेलिया के थे। पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद हमें एज सच कोई वर्ल्ड ऑर्डर नज़र नहीं आता। नेपोलियन ने जो फ्रेंच एम्परर था उसने बहुत कोशिश की बट वो एक बेहतरीन वर्ल्ड ऑर्डर डिवाइस करने में नाकाम रहा। तो वेस्टफेलिया के बाद हमें जो वर्ल्ड वॉर वन है उसी के बाद एक ऑर्डर नज़र आया लीग ऑफ नेशंस की सूरत में। जो लीग ऑफ नेशन है वो बनाई गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइज। इस लीग का ऑब्जेक्टिव था कि वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करेगी और अचीव करेगी पीस एंड सिक्योरिटी। जो इसके गोल्स थे वो थे डिसआर्मामेंट, प्रिवेंटिंग वॉर थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड सेटलिंग डिस्प्यूट थ्रू डिप्लोमेसी। मींस अगर हम देखें तो लीग ऑफ नेशंस है वो हमें सक्सेसर लगती है ऑफ वेस्टफेलियन पीस की, क्योंकि उसमें भी यही बात की गई थी कि जो भी डिस्प्यूट होगा उसको हम डिप्लोमेसी के थ्रू हल करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन हो चुकी थी तो इसके पॉइंट्स में हमें नजर आता है कि जो पीस और सिक्योरिटी है उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। देन अगर हम देखें तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेल रही। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हुई और वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस आए जिनमें यूनाइटेड नेशंस, वार्सा पैक्ट और नेटो शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन और नेटो ने जो है सस्टेन किया वो अभी तक कायम है बट जो वार्सा पैक्ट है वो डिसॉल्व हो गया। अच्छा जी, एंड करते हैं अपने लेक्चर को, जो लेक्चर नंबर 1 है पार्ट 1। इसमें मैं इतनी डिटेल में इस वजह से नहीं गया क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है और ये जो सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वेस्टफेलियन पीस और जो ब्रिटिश रूल है, पैक्स रोमानिया है, ये आई थिंक आपको आइडिया होगा, आपने डिटेल से पढ़े होंगे क्योंकि ये कोर कंसेप्ट हैं। अगर हमें वर्ल्ड अफेयर्स जो हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस या जो और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। इन पे आपको कोई नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक हल्का सा रिवीजन दिया है ताकि आने वाले लेक्चर्स में आप इन इवेंट्स को रिकॉल कर सकें, क्योंकि जो हिस्ट्री है उसका पैटर्न जो है वो चेंज नहीं हो रहा। जो हिस्ट्री है वो रिपीट ही हुई जा रही है कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन पे कैसे ओवरकम हो जाता है या एक हेजमान जो है वो दूसरे हेजमान पे कैसे ओवरकम कर जाता है। तो आज का लेक्चर जो था वो जस्ट एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था। जो नेक्स्ट लेक्चर है उससे हम अपने प्रॉपर सिलेबस के थ्रू उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे।